हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द वाईवाला पे। और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो अपने आप में थोड़ा घुमाने वाला है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब समझ में नहीं आता कि जो हमारी गिब्स मुक्त ऊर्जा है ये क्या है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो हमारी फ्री एनर्जी होती है, ठीक है, या गिब्स फ्री एनर्जी होती है। ये गिब्स क्या है, किसी वैज्ञानिक का नाम है। तो ऊर्जा कौन सी बची हमारे पास? फ्री एनर्जी। ठीक है, तो फ्री एनर्जी की बात करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। क्या होती है ये, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक पहुंचने से पहले हमने पढ़ा था नर्नस्ट समीकरण। क्या पढ़ा था? नर्नस्ट समीकरण पढ़ा था। और नर्नस्ट समीकरण के आगे की कहानी है ये। किसकी बात है? नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक, नर्नस्ट इक्वेशन हमने पढ़ा था। नर्नस्ट इक्वेशन के जब एप्लीकेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जब इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये कहानी आती है नर्नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन में किसी विद्युत रासायनिक सेल की जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो ये क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन है, ठीक है, या अनुप्रयोग है किसका? नर्नस्ट इक्वेशन का, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपके उन साथियों तक पहुँचा दीजिए जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हम यहाँ पर आपको सभी विषय अलग अलग पढ़ाते हैं। सभी टीचर्स हैं। फिजिक्स वाले सर अलग पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ाते हैं, बायो अलग पढ़ाते हैं। क्लास 9 to 12 किसी भी क्लास में अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स क्या थे? कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, तो उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया है गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये होती क्या है? इसको पढ़ने से पहले अगर हम बात करें एक सेल की, किसकी? एक सेल की अगर हम बात करें, ऐसे हम पढ़ते थे। चलो, वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा हम क्या करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई सिस्टम है, क्या है? कोई सिस्टम है या कोई निकाय है। जब निकाय काम करेगा तो उस काम करने के लिए भी तो उसके पास कुछ होना चाहिए। जब उसके पास कुछ होगा, उसी को क्या करेगा? वो हमें काम के रूप में देगा। ठीक है, यानी कि जब हम उसको कुछ इनपुट देंगे तभी वो हमको आउटपुट देगा। तो यही यहाँ से कहानी इसकी शुरू होती है कि किसी निकाय की वह अधिकतम ऊर्जा जो उपयोगी कार्य के रूप में परिवर्तित की जा सके, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती उसी निकाय की। समझ आया? किसी भी निकाय की वह अधिकतम ऊर्जा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जो उपयोगी कार्य के रूप में परिवर्तित की जा सके, अर्थात निकाय की ऊर्जा किसी उपयोगी काम करने में परिवर्तित की जाए, या उस ऊर्जा से क्या हो जाए? कोई नया काम हम कर लें, उपयोगी काम हम कर लें। ठीक, क्या कहलाएगी? उस निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ठीक, गिब्स मुक्त ऊर्जा अभी समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। यह एक कार्य फंक्शन है। कैसा है हमारा? यह एक वर्क फंक्शन है। कैसा है? वर्क फंक्शन। ठीक, पाथ फंक्शन नहीं है। कैसा हमारा? एक वर्क फंक्शन। ठीक है, तो डिपेंड करता है वर्क पे। अब देखो, कह रहा है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का उपयोग करके ही निकाय कार्य करता है। निकाय कार्य कब करेगा? जब उसके पास कोई एनर्जी होगी तभी क्या करेगा? वो कार्य करेगा। और जब कार्य करेगा तो हमें क्या देगा? वो आउटपुट देगा। ठीक, दूसरी बात आगे कह रहा है कि गिब्स ऊर्जा को नापा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्या कर सकते हैं हम? गिब्स ऊर्जा को नहीं नाप सकते, बल्कि गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को नापा जा सकता है। गिब्स ऊर्जा क्या होता है हमारा? जी। ठीक, क्या होता है? जी। ये क्या है? गिब्स ऊर्जा। और मानक कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। तो ये गिब्स ऊर्जा है। ठीक, लेकिन हम किसी भी निकाय की या किसी भी सेल की जो एक्चुअल गिब्स ऊर्जा होती है या मुक्त ऊर्जा होती है, उसको हम नहीं नाप पाते। ठीक, क्या नापते हैं हम? उसका परिवर्तन नापते हैं। क्या मापते हैं? उसका परिवर्तन। डेल्टा जी माप सकते हैं आप, डेल्टा जी नॉट, यानी कि परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितनी थी। ठीक है, जिसे हम इनिशियल कहते हैं। और एक क्या होती है हमारी? फाइनल। सही तो होती है इनिशियल और फाइनल। पहले कितनी थी और बाद में कितनी रहेगी। जब हम अंतर निकालते तो अंतर कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो निकालते हैं। यानी कि जो हमारा डेल्टा जी नॉट होगा वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, क्या होगा?
फाइनल माइनस इनिशियल। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस सेल की जो गिब्स ऊर्जा वो धीरे धीरे कमती जाएगी। जब भी सेल कोई कार्य करेगा तो उसकी जो गिब्स ऊर्जा वो धीरे धीरे कमती चली जाएगी। तो पहले कितनी पहले रही होगी हमारी ज्यादा, बाद में क्या रही होगी, कम रही होगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, उस सेल की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं कि कितना परिवर्तन उसमें आ रहा है। ठीक, तो पहले मान लो अगर पहले हमारी कितनी है 10 जूल है, कितनी है 10 जूल, और बाद में कितनी रहेगी हमारी 5 जूल। तो जरा 5 को कम करो 10 में से, कितना आ जाएगा 5 माइनस 10, कितना बचेगा, ये माइनस का 5 बचेगा। यानी कि जो डेल्टा जी नॉट है वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, यानी कि कम हो रही है, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, और वही हमें किसके रूप में दे रहा है, कार्य के रूप में। उसी से हम क्या कर रहे हैं, उपयोगी कार्य कर रहे हैं। किसको मापा जाता है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को मापा जा सकता है। आगे कह रहा है जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी का एक प्रमुख स्रोत है। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने पढ़ा है, और हम फिर से यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है वो क्या है, हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का एक मेन सोर्स है। यानी कि इसी से हमें क्या मिलती है, अधिकतर गिब्स फ्री एनर्जी मिलती है। आगे क्या कह रहा है, देखो इसकी कहानी। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लें। तो जो हमने अब तक पढ़ा है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने कहा है कि जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का मुख्य स्रोत है वो हमारे क्या है, वो है हमारा गैल्वेनिक सेल। क्या है, गैल्वेनिक सेल। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है ये क्या होती है। तो एक बार में आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, फिर कभी आप इसको नहीं भूलेंगे कि हमारी ये होती क्या है। तो हमने क्या बना लिया, एक सिस्टम बना लिया। हम जानते हैं जो हमारा सिस्टम होता है गैल्वेनिक सेल, वो हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। ठीक, और इन दोनों को हम किससे जोड़ देते हैं, एक धातु चालक तार द्वारा एक लगा देते हैं इसमें वोल्टमीटर। इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारा किसका होता है, Zn का होता है, और माइनस की तरह काम करता है, अर्थात ये एनोड होता है, और इस पर क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ये किसका होता है, हमारा कॉपर का होता है। किसका होता है, कॉपर धातु का होता है। और ये प्लस का अर्थात कैथोड की तरह काम करता है। इस पर क्या होता है हमारा रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। इसमें भी एक सोल्यूशन भरा होता है किसका, ZnSO4 का, और इसमें भी सोल्यूशन भरा होता है किसका, CuSO4 का। मतलब हमने सिस्टम बना के तैयार कर दिया है। अब ये सिस्टम क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस वे में कार्य करेगा। किसमें, स्पॉन्टेनियस। मतलब ऐसा सिस्टम एक बार अगर आप इसको फिट करके रख दो, क्या कर दो, अगर आपने एक बार इसको फिट कर दिया, बना दिया, तो ये किस तरह से काम करेगा, ये काम करता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः स्फूर्ति। ठीक है, स्वतः स्फूर्ति अभिक्रिया, इसमें खुद से अभिक्रिया होती रहती है अपने आप। हम इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं तो ठीक। तो ये कैसा होता है, स्वतः स्फूर्त होता है, यानी कि अपने आप ये अभिक्रिया करता रहता है। अब देखो अभिक्रिया करने के बाद हम जानते हैं कि ये हमको क्या देता है, ये हमको देता है विद्युत ऊर्जा। क्या देता है, ये हमको प्रोवाइड कराता है विद्युत ऊर्जा। अब ये विद्युत ऊर्जा देगा कहाँ से, ऐसा तो है नहीं कि इसके पास में है विद्युत ऊर्जा, अपने आप से दे रहा है भाई, ले जाओ बल्ब जलाओ, पंखा जलाओ, कुछ भी जलाओ। तो इसके पास खुद तो विद्युत ऊर्जा है नहीं। ये कहाँ से दे रहा है, ये हमको विद्युत ऊर्जा दे रहा है, जो हमने इसको क्या दिया था, जो हमने इसको सोल्यूशन दिया था। क्या दिया था, सोल्यूशन दिया था। ठीक है, जो हमने इसको सोल्यूशन दिया था, ये हमारा कैसा है, केमिकल सोल्यूशन है। अब ये केमिकल सोल्यूशन है, तो इस केमिकल सोल्यूशन की अपनी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, केमिकल एनर्जी रही होगी। क्या रही होगी, केमिकल एनर्जी रही होगी। और इसी केमिकल एनर्जी का, कौन सी का, इस सेल के अंदर, इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो हमारा केमिकल है, उस केमिकल की कुछ ना कुछ केमिकल ऊर्जा रही होगी। उसी केमिकल ऊर्जा से ये उसका उपयोग करके हमें क्या दे रहा है, हमको दे रहा है विद्युत ऊर्जा। उस विद्युत ऊर्जा का हम क्या कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी उपयोगी काम कर लो। तो ये जितनी भी इस सेल से, ठीक है, क्या करेगा, जितनी भी इस सेल की रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। अब ये 100% तो कर नहीं पाएगा। ठीक, मान लो ये कितनी हमारे पास 10 जूल है, तो ये हमें कितना दे रहा है, कौन सी विद्युत ऊर्जा दे रहा है, मान लो ये हमें दे रहा है 7 जूल की। कितनी दे रहा है, 7 जूल की। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा है वो इस ऊर्जा के बराबर नहीं, अर्थात जितनी हमने इसको केमिकल एनर्जी दी है, ठीक है, यानी कि जितना हमने इसको इनपुट दिया ये उतना आउटपुट हमें नहीं देगा।
तो कोई भी सिस्टम हो गया या कोई मशीन हो गई, जितना हम उसको इनपुट देते हैं वो उतना आउटपुट नहीं देता है, कुछ ना कुछ उसका, जैसे मान लो वो हीट हो रहा है या गर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर हो रहा है या उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा यानी कि खत्म हो जाती है। तो ये जितनी केमिकल एनर्जी है उतनी ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? विद्युत ऊर्जा। इस सेल के अंदर जो हमारा केमिकल सोल्यूशन भरा है उस केमिकल की कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी रही होगी, और ये सेल हमने पहले ही पढ़ा था केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको आप ऐसे समझ लो, मान लो जैसे आपने क्या करा, कोई बर्तन ले लिया। ठीक, ये क्या हमारे पास कोई बर्तन है, कंटेनर है, हमने इसमें क्या भर लिया? यहाँ तक पानी भर दिया। ठीक, इसमें क्या भरा हुआ है? हमारा जल भरा हुआ है। अब इस जल को आपने क्या करा भाई? हीट करना शुरू कर दिया। क्या करा? इस पानी को अगर आपने हीट करना शुरू कर दिया, मान लो यहाँ से ऐसे, ये क्या है? हमारी हीट है। जब हम इस पानी को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या जितनी ऊर्जा हम इस पानी को देंगे, क्या उतनी ही ऊर्जा इस पानी को मिल जाएगी? मान लो हमने इसको कितनी हीट दे दी? 10 जूल की ऊर्जा दे दी। ठीक, 10 जूल की ऊर्जा दे दी। अब बीच में ये जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि जो हमारा ये बर्तन लगा हुआ है, क्या ये बर्तन 10 जूल की ऊर्जा इस पानी को दे देगा? क्या ये बर्तन 10 जूल की ऊर्जा इस पानी को दे देगा या नहीं दे देगा? तो ये बर्तन क्या करेगा भाई? पहले ये बर्तन भी तो गर्म होगा, पहले ये बर्तन गर्म होगा, यानी कि पहले ये वाला जो है इसको ऊर्जा चाहिए होगी, उसके बाद ही ऊर्जा पानी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, पहले हम जो ऊर्जा देंगे, यानी कि 10 जूल की ऊर्जा दे रहे हैं हम किसी सिस्टम को, मतलब गर्म कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा? हमारा जो बर्तन है वो पहले गर्म होगा, यानी कि ऊर्जा पहले बर्तन लेगा, उसके बाद ऊर्जा किसको देगा? उसके बाद पानी को देगा। तो पहले जितनी ऊर्जा से पूरा गर्म हो जाएगा पानी, पहले जो हमारा बर्तन है वो पूरा गर्म हो जाएगा, उसके बाद की ऊर्जा किसको ट्रांसफर करेगा? वाटर को। अब जाके वाटर हमारा क्या होगा? बॉयल करेगा या गर्म होगा। तो सपोज दैट इस पानी को जो ऊर्जा मिली है वो कितनी मिली है? 8 जूल की। कितनी मिली है? 8 जूल की। और हमने कितनी दी थी? हमने ऊर्जा दी थी 10 जूल की, लेकिन कार्य कितनी ऊर्जा का हो रहा है? 8 जूल ऊर्जा का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी ऊर्जा है? उपयोगी कार्य करने के रूप में परिवर्तित की गई ऊर्जा, और इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ये हमारी कहलाती है गिब्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या कहलाएगी हमारी? ये हमारी कहलाती गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो हमने दी तो 10 थी, लेकिन पहुंची कितनी? 8। बाकी 3 जूल कहाँ चली गई? बाकी 3 जूल की जो ऊर्जा, 2 जूल की जो ऊर्जा हो गई, ये कौन खा गया? ये हमारा बर्तन खा गया। क्या कर गया? ये हमारा बर्तन खा गया 2 जूल की ऊर्जा। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? इसमें देखो 10 जूल की ऊर्जा हमने इसको दी थी, लेकिन जो कार्य हो रहा है वो कितनी ऊर्जा से हो रहा है? केवल 8 जूल की ऊर्जा से हो रहा है। तो वही हमारी क्या कहलाएगी? वही हमारी कहलाएगी गिब्स फ्री एनर्जी। अर्थात यहाँ पर हमने इसको जो 10 जूल की रासायनिक ऊर्जा दी है वो केमिकल ऊर्जा में कितना कन्वर्ट हो रहा है? मान लो 7 जूल हो रहा है या उससे कम हो रहा है या 9 जूल हो रहा है, 100% कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये आवश्यक कार्य के रूप में ये जो केमिकल एनर्जी है वो परिवर्तित हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? इस सेल की या इस निकाय की गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी। तो यही हो जाएगी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, गिब्स फ्री एनर्जी। अब जैसे ये सिस्टम चलता रहेगा तो क्या होगा? पहले ये इतनी है, जब ये हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सेल पुराना होगा, तो ये क्या होगी? इसकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी कि इसके कार्य करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक, तो याद रखना है, सेल हमारा जब नया होता है या पहली बार हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कुछ और होती है, वर्क कुछ और होता है। जब ये पुराना हो जाता है तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वर्क भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऊर्जा कार्य के बराबर ही तो होती है, ये हम जानते हैं। एनर्जी जो है वो हमारी किसके बराबर है? W के बराबर है। भी जितनी ऊर्जा होगी कोई उतना ही तो काम करेगा, जितनी ऊर्जा होगी कोई भी फंक्शन हो, कोई भी हमारा सिस्टम हो गया वो उतना ही काम करेगा। तो ये याद रखना है कि जितनी ऊर्जा हमने दी थी या जितनी ऊर्जा इसके पास है, ठीक है, यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है ये उतनी ही केमिकल एनर्जी को 100% विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा,
कुछ क्या होगी, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इनके द्वारा खा ली जाएगी, ठीक है, या इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। बाकी जो बची हुई होगी वो क्या हो जाएगी, उपयोगी कार्य करने के रूप में इस्तेमाल हो जाएगी। तो जितनी बची हुई है, कितनी बची हुई है, मान लो 10 जूल थी इसके पास, और ये 7 जूल की हमें दे रहा है कार्य करने को ऊर्जा, तो वही क्या हो जाएगी, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। बाकी 3 जूल की ऊर्जा इसमें खत्म हो जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया आपका, और इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस इसमें बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, कुछ ऊर्जा इसके अंदर ही हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो बचेगी कितनी, इतनी, और यही क्या हो जाएगी, उस सेल की गिब्स ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगी कि वह अधिकतम ऊर्जा जो उपयोगी कार्य करने के रूप में परिवर्तित की जा सके, निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो इसी से हम उपयोगी कार्य कर पाते हैं। बाकी जो इसमें 3 जूल थी ये हमारे काम की नहीं है। कितनी है हमारे काम की, 7 जूल है, ठीक। तो वही क्या हो जाएगी, गिब्स फ्री ऊर्जा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट वाली, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर ये होता क्या है, समझ आया क्या होता है। तो इसमें हम अंतर निकाल सकते हैं, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो ये ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अंतर कैसे निकालते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अंत वाली और पहले वाली, ठीक है, अंत वाली और पहले वाली, ठीक है। तो अंत वाली में से पहले वाली घटाएंगे तो पहले क्या होगी, ज्यादा होगी। जब काम करता रहेगा तो क्या होगी, कम मिलेगी। तो कम वाली माइनस ज्यादा कर देंगे तो हमेशा कैसी आएगी, माइनस की ही आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो हमारे पास जो कोई सिस्टम है, ठीक है, क्या है, कोई सिस्टम है, या हम कहें कि अभी हमने पढ़ा था कि गिब्स फ्री एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है हमारे पास, यही गैल्वेनिक सेल जो हमने अभी बनाया था, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल क्या है हमारा, गिब्स फ्री एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है। अब ये कहानी देखो, कह रहा है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा 1 सेकंड में, कितने में, 1 सेकंड में किया गया विद्युत कार्य कुल प्रवाहित आवेश, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, और सेल विभव ई सेल के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये क्या होता है हमारा, क्यू गुणा ई सेल, ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो कह रहा है, ठीक है, किसी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा 1 सेकंड में किया गया विद्युत कार्य, अर्थात वो सेल है 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, वो किसके बराबर होता है, वो प्रवाहित किए गए आवेश, यानी कि Q, और Q क्या होता है आपका NF होता है, और उस सेल के विभव, उस सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा किया गया कार्य, विद्युत कार्य, तो क्या हो जाएगा, W विद्युत। तो W विद्युत जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q गुणा ई सेल, किसके बराबर हो जाएगा हमारा, W विद्युत, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा Q होता है, Q बराबर क्या होता है, N E, क्या होता है, N और F, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, चूंकि Q इक्वल टू होता है हमारा N गुणा F, क्या होता है, N गुणा F। Q क्या है हमारा आवेश, और N क्या हमारा इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, और F क्या हमारा चार्ज, ठीक। F जिसको हम फैराडे कहते हैं, क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसकी जगह पे आ जाएगा, Q की जगह पे। तो अब क्या हो जाएगा हमारा W विद्युत, यानी कि विद्युत कार्य जो है N और F और E सेल, क्या हो जाएगा, NF और E सेल। तो ये हमें मिल जाएगा क्या, W विद्युत बराबर, यानी कि विद्युत कार्य किसके बराबर हो जाएगा, Q गुणा ई सेल, और Q बराबर क्या होता है हमारा, N गुणा F। तो क्या हो जाएगा, N गुणा F गुणा ई सेल, इन तीनों के गुणनफल के बराबर हो जाता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, यानी कि विद्युत कार्य, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें किसी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, यही है, ये क्या है, किसी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, ठीक है। ये क्या है, किसी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य है ये, ठीक है। किसी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य है ये, और अधिकतम कार्य हमें कब मिलेगा, जब हमारा सेल किसमें होगा, रिवर्सिबल होगा। कौन सा सेल होगा, सेल कैसा होगा, सेल उत्क्रमणीय होगा। कैसा होगा, उत्क्रमणीय, यानी कि ये प्रोसेस हमारी चलती रहे, ठीक है, रिवर्सिबल, दोनों तरफ होती रहे।
वरना एक समय ऐसा आएगा जब क्या हो जाता है उसमें साम्य स्थापित हो जाता है। जब साम्य स्थापित हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा ई सेल होता है वो कितना हो जाता है, जीरो। अभी जब ई सेल जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई सेल अगर आपका जीरो हो गया तो ये सब जीरो हो जाएगा, अर्थात डब्ल्यू विद्युत कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू विद्युत जीरो हो जाएगा। कब, जब हमारा ई सेल जीरो हो जाएगा। और ई सेल जीरो कब होता है, साम्य पर। कब होता है, साम्य अवस्था पर ई सेल जो है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो याद रखना, जब सेल हमारा साम्य अवस्था पर होगा उस समय कोई भी कार्य नहीं होगा, अर्थात ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और ना ही करंट वो जनरेट करेगा। तो याद रखना है कि साम्य अवस्था पर किया गया कार्य सेल के द्वारा कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पहले इनके नाम लिख लो। क्या होता है, जहां एन क्या है हमारा और ई सेल क्या है हमारा, क्यू क्या है हमारा और एफ क्या है। एन क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के मोल। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन के मोल। ई सेल क्या है, सेल विभव। क्या कहते हैं इसको, सेल विभव कहते हैं। क्यू क्या होता है, आवेश। क्या होता है हमारा, आवेश। ये क्या होता है हमारा, फैराडे नियतांक। तो हम जानते हैं कि एक फैराडे बराबर हमारा कितना होता है, 96,500 कूलाम के आसपास। कितना होता है, 96,500 कूलाम। ये 96,500 कूलाम आने की कहानी क्या है, ये कैसे आता है। देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, जब हम सिस्टम बनाते, सेल बनाते, तो वहां जिंक और कॉपर का मान लेते, एक जिंक का मान लेते, एक कॉपर का। तो हम कहते हैं कि भाई जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की ओर जा रहे हैं। कितने मानते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर यहाँ पर क्या मानना है आपको, मोल मानना है। कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हमने सोल्यूशन लिया है वो 1 मोलर हमारा ZnSO4 और 1 मोलर CuSO4 का होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे होंगे एक बार में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे। कितने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे। ठीक है, तो मोल की अगर हम बात करें, 1 मोल बराबर कोई चीज कितनी होती है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। कितनी होती है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो 1 मोल बराबर, 1 मोल बराबर अगर हम बात करें कोई भी चीज की तो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतने हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.602 और 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा हो जाता है। अब देखो, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, अब देखो 1 मोल है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल का कितना होता है, 6.023 और 10⁻23। ये हो जाता है हमारा। ठीक, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इनकी अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना होता है, ये जाता है हमारा 96, कितना होता है, 96488। ठीक है, और ये हमारा इतना आ जाता है। ठीक, तो कितने के बराबर, F के बराबर। इसलिए क्या करते हैं, इसको F लिखते हैं। तो 1 फैराडे हमारा ये लगभग बराबर हो जाता है किसके, ये लगभग बराबर हम मानते हैं 96,500 कूलाम के। कितना माना जाता है, 96,500 कूलाम। तो F की जगह पे ये रखते हैं हम कितना, 96,500 कूलाम रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहानी कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। क्या लिखते हैं, किसी सेल द्वारा, क्या लिखेंगे, किसी सेल द्वारा या निकाय द्वारा किया गया कार्य उसकी गिब्स ऊर्जा, किसमें, गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, कमी के
बराबर होता है। अर्थात सेल जितना कार्य करेगा, क्या करेगा, सेल जितना कार्य करेगा तो वो क्या करेगा, उस सेल के अंदर जो भी हमारा सोल्यूशन भरा हुआ है उस सोल्यूशन से केमिकल एनर्जी लेगा। तो केमिकल एनर्जी जब लेगा तो क्या होगा, वही क्या होगी, जितना कार्य हमें करके देगा वो उतनी विद्युत ऊर्जा के बराबर देगा। धीरे धीरे कार्य करके देगा तो धीरे धीरे उसकी जो विद्युत ऊर्जा में कमी है वो होती रहेगी। जब कार्य चलता रहेगा तो विद्युत ऊर्जा धीरे धीरे कम होती रहेगी। ठीक है, क्या होगा, धीरे धीरे कम होती रहेगी। अर्थात क्या होगा, विद्युत ऊर्जा में जो कमी आती है वो सेल द्वारा किए गए विद्युत कार्य के बराबर आती है। तो हम क्या यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो ये अगर हम बात करें तो इसको W विद्युत अगर हम लिखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या डेल्टा जी के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मानक कंडीशन की, किसकी, मानक कंडीशन की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट लगा दो। क्या करोगे, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, सेल द्वारा किया गया जो विद्युत कार्य है वो उस सेल की विद्युत ऊर्जा में कमी के बराबर है। जितनी कमी होगी उतना ही कार्य करके देगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का ई जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा होगा हमारा, धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और जो हमारा विद्युत कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, एन एफ ई सेल। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम इसको, एन एफ ई नॉट सेल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का डेल्टा जी नॉट। तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा जी नॉट है, क्या है, जो हमारा डेल्टा जी नॉट है वो माइनस एन एफ सेल हो जाएगा। भाई जब इधर जाएगा, जी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन एफ और ई नॉट सेल। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप क्या करना है, याद रखना। ठीक है, किया गया कार्य उसकी विद्युत ऊर्जा में कमी, ठीक है, सॉरी विद्युत ऊर्जा में कमी के बराबर आता है। और विद्युत कार्य हमारा क्या होता है, एन एफ सेल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। क्या हो जाएगा, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये किसकी बात है, ये मानक कंडीशन की बात है। किसकी बात है, मानक कंडीशन की बात है। ठीक है, मानक परिस्थिति में हम ऐसा पढ़ के आए पहले ही, मानक परिस्थितियों में जहां पर नॉट लगा हो वो क्या होता है, हमारा मानक कंडीशन को दर्शाता है। तो ये किसमें हो जाएगा, मानक परिस्थिति में। और यहाँ पर जो हमारा एन है ये इसके आगे कैसा लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ। अर्थात इससे ये पता चलता है कि जो हमारा कार्य है वो सिस्टम के द्वारा किया गया, ना कि सिस्टम पर। जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो कैसा होता है, माइनस का होता है। सिस्टम पर जब कार्य किया जाता है तो वो कैसा होता है, प्लस का होता है। ठीक है, सिस्टम के द्वारा माइनस का और सिस्टम पर कैसा होता है, प्लस का। तो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ये बताता है कि कार्य सिस्टम के द्वारा किया गया, ना कि सिस्टम पर। ठीक है, सिस्टम के द्वारा ना कि सिस्टम पर। तो ये तो थी हमारी किसकी, गिब्स मुक्त ऊर्जा की कहानी। अब हम बात करते हैं डेल्टा जी नॉट। ठीक है, किसमें, डेल्टा जी नॉट और हमारा केसी के बीच जो रिलेशन होता है उसको अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब हम बात करेंगे डेल्टा जी नॉट और केसी में रिलेशन। यहां से एक हमें नया फार्मूला मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एक नया फार्मूला मिलेगा जिसकी सहायता से हम डेल्टा जी नॉट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको पढ़ने से पहले आपने निर्नष्ट समीकरण पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, निर्नष्ट समीकरण पढ़ा होगा कुछ इस तरह से। देखो, ई सेल इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई नॉट सेल माइनस क्या होता है 2.303 RT अपॉन क्या होता है एन एफ लॉग बेस 10, और इधर पे क्या लिखते थे हम, क्यू लिख देते थे। ठीक है, क्या होता है क्यू, क्यू हमारा क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो क्या लिखते थे ऊपर P अपॉन R, कुछ इस तरह से यहाँ की जगह।
अगर हम बात करें इसी को साम्य अवस्था पर लिखें, किस पर लिखें, साम्य अवस्था पर लिखें, तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर जो हमारा ई सेल होता है वो कितना हो जाता है, 0। ये हमारा जो ई सेल है वो कैसा है, अमानक कंडीशन वाला है, ठीक है। कौन सा है, अमानक कंडीशन वाला है। तो ये कब कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। कब, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साम्य पर, साम्य पर क्या होता है हमारा, जो Q है उसको हम क्या मान लेते हैं, KC मान लेते हैं। क्या K मान लो, या KC या KU मान लो, KQ मान लो। और जो हमारा ई सेल है, क्या है, जो हमारा ई सेल है वो कितना होता है, 0 हो जाता है। ये वैल्यू पुट करेंगे हम ऊपर वाली निर्दिष्ट समीकरण में, तो हमें क्या मिलेगा वहां से, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RC अपॉन क्या होगा हमारा, NF लॉग बेस 10। और कह दिए जो Q है वो किसके बराबर है, KC के। तो यहाँ के लिख देंगे हम, KC लिख देंगे। अब देखो ये हमारा 0 है, तो ये इधर आ जाएगा, या इस वाले पूरे माइनस के टर्म को आप इधर ले आओ, तो ई सेल क्या हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो माइनस का टर्म है वो इधर पहुंच जाएगा, ई सेल इधर ही रहेगा। तो ई सेल बराबर ये हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 2.303 RT अपॉन कैसा होगा, NF लॉग बेस 10 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, KC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KC। और अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो डेल्टा जी नॉट है, ठीक है, क्या है, चूंकि यही लिख लो, चूंकि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है NF और ई नॉट सेल के, NF ई नॉट सेल के बराबर होता है हमारा क्या, ये डेल्टा जी, ठीक है। माइनस का चिन्ह और लगा होता है इसके साथ में। अब देखो ये जो हमारा डेल्टा जी नॉट है वो माइनस NF ई सेल के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले ई नॉट सेल का मान ये वाला उठाकर इस वाले इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में यानी कि ई नॉट सेल का जो मान है वो यहाँ से उठाकर हम क्या करें, इसकी जगह पे अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का NF और इंटू ई नॉट सेल की जगह पे ये पूरा मान है, पूरा रख देंगे 2.303 RT अपॉन क्या हो जाता है हमारा NF लॉग बेस 10 और इधर क्या आ जाता है इंटू KC। अब देखो ये जो NF है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। NF क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा एक दूसरे से, तो क्या बचेगा, डेल्टा जी नॉट जो है वो आ जाएगा 2.303 R इंटू टी लॉग बेस 10 इंटू KC। क्या ये मान आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, एक बहुत ही बढ़िया सा समीकरण है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, KC की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, KC की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मानक कंडीशन है तो आपको पता है टेम्परेचर कितना रहेगा 298, और R का मान तो आपको पता ही है 8.314 रखते हैं, कितना रखते हैं 8.314 रखा जाता है, ठीक है। तो ये कहानी हमको यहाँ से जो है मिल जाती है। तो उतार लीजिए तब तक फटाफट। तो ये वाला हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी नॉट और KC में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस का कर लेना, ठीक है, माइनस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो हमारे रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस कब होगी, यानी कि स्वतः परिवर्तित कब होगी, कब अपने आप से चलती रहेगी, उसके लिए जो डेल्टा जी का मान है वो पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए। इसमें देखो अगर हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर हम ई नॉट सेल का मान माइनस का रख देंगे, कैसा रख देंगे, ई नॉट सेल का मान अगर आप माइनस का रख दोगे तो ये जो डेल्टा जी है वो कैसा आ जाएगा, वो प्लस का आ जाएगा।
और अगर हम ई नॉट सेल प्लस का रखेंगे तो ये पहले से माइनस है, तो डेल्टा जी कैसा आएगा हमारा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा डेल्टा जी माइनस का होगा और ई नॉट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, ये प्लस का होगा तभी ये माइनस का आएगा। यानी कि क्या होना चाहिए, स्वतः परिवर्तन के लिए जो हमारा ई नॉट सेल है, क्या है, ई नॉट सेल है, वो कैसा होना चाहिए, वो तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा, वो तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, और जो हमारा डेल्टा जी नॉट है, क्या है, डेल्टा जी नॉट, ये कैसा होना चाहिए हमारा, निगेटिव। ठीक है, तब अक्रिया कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस। कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्वतः परिवर्तित। कैसे होगी ये, स्वतः, स्फूर्ति अभिक्रिया, ये खुद से चलती रहेगी। एक बार अगर आपने लगा दिया सिस्टम तो ये खुद से चलती रहेगी। कब, जब ई नॉट हमारे पास कैसा हो, प्लस का हो, और ये पहले से ही इसके आगे माइनस का लगा हुआ है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो इसका मान कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, माइनस का। अब देखो अगर इसका उल्टा ले लें, ये ई नॉट सेल अगर हम माइनस का ले लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर माइनस की वैल्यू रखते हैं तो ये माइनस का आएगा, ये कैसा है, प्लस का, तो माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब जब ये प्लस का हो जाएगा तो ये हमें कैसा लेना पड़ेगा, माइनस का। तो ई नॉट सेल कैसा होगा, माइनस का, और डेल्टा जी नॉट हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, उस केस में जो हमारी अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि ई नॉट सेल अगर हमने कैसा ले लिया, माइनस का ले लिया, ये कैसा हमारा निगेटिव है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट अगर हमारा ये कैसा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस केस में जो हमारी रिएक्शन है वो कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये कैसी होगी, स्वतः स्फूर्ति, स्वतः गैर स्वतः स्फूर्ति। कैसी होती है हमारी, गैर स्वतः स्फूर्ति, यानी कि ये अपने आप से नहीं चलेगी, इसको चलाना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, इसको हमें चलाना पड़ेगा, ये अपने आप से नहीं चलने वाली ठहरी। ठीक, अब देखो हमारा जो ई नॉट सेल है और जो हमारा डेल्टा जी नॉट है, अगर इन दोनों की वैल्यूज माइनस की आ जाए, कैसी आ जाए, इन दोनों की मान अगर जीरो आ जाए, कैसा आ जाए, इसका मान भी हम जीरो रख दें तो इसका पूरे का मान कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये दोनों मान अगर हमारे पास जीरो आ जाए, यानी कि जो हमारा ई नॉट सेल है वो भी कैसा आ जाए, जीरो, और जो हमारा डेल्टा जी नॉट है वो भी कैसा आ जाए, जीरो। अगर ये दोनों जीरो आ जाएंगे तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस पे पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, स्पॉन्टेनियस पे, यानी कि अब सेल में कोई कार्य नहीं हो रहा होगा। जब कोई कार्य ही नहीं होगा तो सेल कौन सी आपकी गिब्स ऊर्जा को यूज करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन हमें कार्य करने के लिए, आवश्यक कार्य करने के लिए ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करके देगा। तो ये कहाँ पर होगी, ये कब की बात है, ये अभिक्रिया कैसी होगी हमारी, साम्य पर। ठीक है, अभिक्रिया कहाँ होगी, साम्य अवस्था पर। ठीक है, कोई कार्य नहीं, इसमें कोई कार्य आपका नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, और ना तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, ना ही कार्य होगा, ना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी। कब हमारी अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि खुद से चलती रहेगी। कब हमारी अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि गैर स्वतः, जो खुद से नहीं चलेगी। और कब हमारी अभिक्रिया साम्य पर होगी, जब ये मान आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो हमारा, अब हमने पढ़ लिया डेल्टा जी नॉट और केसी में संबंध। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ई सेल और केसी में संबंध। ठीक है, ई सेल और केसी में संबंध की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा उसका, ई सेल और केसी में संबंध भी हमारा यहीं से आता है, नर्नस्ट समीकरण से। ठीक है, तो उस तक पहुंचने के लिए ये आप नोट कर लेना फटाफट। अब लिखेंगे हम ई सेल और केसी में संबंध। ठीक है, छोटा सा है ये टॉपिक, ई सेल और केसी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जो है फार्मूले बन के तैयार हो चुके हैं, ई सेल, ई सेल और केसी में संबंध। इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है वो यहाँ पर हमें जानना है। ठीक है,
हम जानते हैं कि जो हमारा नर्नस्ट समीकरण होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ई सेल से ही शुरू होता है। ई सेल बराबर हमारा क्या होता है, ई सेल बराबर आपको पता है कि ई सेल इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT अपॉन क्या होता है NF लॉग बेस 10 इंटू क्या लिख दो यहाँ पर KC लिख दो, ठीक है। और जब ये मानक कंडीशन है तो हम जानते हैं कि एफ और इन सब की वैल्यू रखे यहाँ पर कितना आ जाता है 0.0591 अपॉन m, ठीक है। तो ई नॉट सेल ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, इधर क्या आ जाएगा हमारा लॉग बेस 10 इंटू KC, लॉग बेस 10 इंटू क्या आ गया हमारे पास KC आ गया, ठीक। हम जानते हैं कि साम्य पर, किस पर, साम्य पर ये जो हमारा ई सेल होता है वो कितना हो जाता है 0, ठीक है। तो साम्य अवस्था पर इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 0, क्या लिखेंगे यहाँ साम्य पर, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू हमारा क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, इसकी जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n और लॉग बेस 10 इंटू क्या हो जाएगा KC हो जाएगा। इसको इधर ही रोक लो, इसको इधर पहुंचा दो, क्या आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 0.0591 अपॉन n और लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 KC। हमें क्या निकालना है, KC का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, KC का मान निकालना है। तो ये देखो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, किसमें है मल्टीप्लाई में, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम सही से लिखें तो क्या लिखेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 इंटू लॉग बेस 10 इंटू KC अपॉन में क्या है हमारा n है, तो हम क्या करते हैं यहाँ एक मान के ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n और ई नॉट सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा n गुणा ई नॉट सेल इक्वल टू इनकी आपस में गुणा रहेगी 0.0591 इंटू लॉग बेस 10 और KC, क्या रहेगा लॉग बेस 10 इंटू KC। हमें निकालना क्या है, हमें KC का मान निकालना है, किसका मान निकालना है KC का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से KC को अगर हम इधर ही रोक लेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा लॉग बेस 10 KC इक्वल टू n ई नॉट सेल अपॉन 591, ठीक। ये आ जाएगा आपका लॉग बेस 10 KC इक्वल टू, KC का अगर मान निकालेंगे, अगर आप KC का मान निकालेंगे तो KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लॉग बेस 10 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, तो इसका ले लेंगे हम एंटी लॉग बेस 10, ये आपका आ जाएगा n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, तो ये आ जाएगा हमारा क्या KC। तो ये था हमारा ई सेल और KC में रिलेशन, किसमें ई सेल और KC में रिलेशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। अब आपके पास देखो कितने फार्मूले हुए हैं, सब यहाँ पर हम नोट करेंगे एक एक करके और उन्हीं पर रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ई सेल तथा KC में संबंध। सबसे पहले अगर हम बात करें फार्मूले की तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ते हैं, नर्नस्ट समीकरण वाला फार्मूला, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक। नंबर 1 कौन सा आता है हमारा, नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है, नर्नस्ट समीकरण, जो कि हमारा क्या होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10, ऊपर क्या होता है हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे क्या होता है हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। या इसके बराबर में क्या होता है हमारा Q होता है, ठीक है, Q होता है, क्या होता है Q। अब हमने इसके आगे पढ़ा था गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम कहाँ तक पहुंचे हैं, KC तक पहुंचे हैं, और इसी का यूज करके हमने क्या निकाला था, अभी डेल्टा G नॉट निकाला था, ठीक। तो दूसरा हमें इस वाले में दूसरा फार्मूला क्या मिला था, एक हमने पढ़ा था डेल्टा
जी नॉट इक्वल टू क्या था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एक हमको ये वाला फार्मूला मिल गया था, ठीक। और हमें कौन सा फार्मूला मिला था, एक मिला था हमें डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्या था हमारे पास, के सी। एक फार्मूला हमको ये मिल गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास 2-3 फार्मूले, एक फार्मूला ये आपके पास चौथा वाला कौन सा है, के सी इक्वल टू क्या है हमारा, एंटी लॉग बेस 10, ऊपर है हमारा एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। तो ये कुछ हमारे फार्मूले हैं, ठीक है। और इन फार्मूलों को आपको क्या करना है, याद रखना है, इसी पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले हैं, इन चारों फार्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है, इन पर क्या होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। और विद्युत कार्य की बात करेगा, किसकी बात करेगा, विद्युत कार्य की, ठीक है। ई विद्युत, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, एक इसके बराबर होता हमारा एन एफ और ई नॉट ऑफ सेल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ई नॉट मानक कंडीशन में हो जाएगा और ई लिखेंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, अमानक कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं कि ये हमारा जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, सेल या निकाय की गिब्ज ऊर्जा में जो कमी आती है उसके बराबर होता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, माइनस का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है, ठीक। तो ये फार्मूले हैं और इन फार्मूलेज को आपको क्या करना है, याद रखना है, इसी पर क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो अब मैं एक आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखता हूँ। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उदाहरण है, ये हमारा एनसीईआरटी का है, किसका है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी से ही सीधे उठा के पूछे जाते हैं। अब कह रहा है इसके लिए क्या याद करना है, एक डेनियल सेल है, ठीक है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दे रखा है हमारे पास, 1.1 वोल्ट, यानी कि क्या दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है, कितना है, ई नॉट सेल हमारा 1.1। और कह रहा है निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या निकालना है, मानक गिब्ज मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी नॉट ज्ञात करना है। अभिक्रिया आपको ये दे रखी है, हम जानते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा है, हमें मानक गिब्ज ऊर्जा निकालनी है, यानी कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एन और एफ और ई नॉट सेल, यही होता है, ठीक। हमें दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। दिया है, देखो n बराबर, n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं हम क्रिया में, 2, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2। और f बराबर कितना होता है हमारा 96,500, ठीक। ये हम कितना लगाते हैं, 96,500 लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, n का मान लिख गया और f का मान लिख गया और ई नॉट दे रखा है, कितना है 1.1 वोल्ट। तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा हमारा, ई नॉट सेल हो जाएगा 1.1 वोल्ट। तो ये चीजें हमें दे रखी हैं और इन्हीं सभी वैल्यूज को उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का n कितना है 2, f कितना लिखते हैं 96,500 गुणा ई नॉट सेल कितना है 1.1 वोल्ट। इन सबकी आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करे दे रहा हूँ, आप आराम से कर देना। ये है 2 गुणा 96,500 गुणा 1.1, ये आ जाएगा 212300, कितना आ जाएगा 212300। तो यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 212300, क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा जी नॉट, कितना आ जाएगा 212300, ठीक है, 212300, ठीक। तो इतना जूल आ जाएगा। इसको किलो जूल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये एनर्जी है तो ये कितनी आ जाएगी, मात्रा क्या होता है इसका, जूल, ये इतने जूल आ जाएगी। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो बताओ ये कितने किलो जूल आएगी। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने किलो जूल आएगी, कितने से डिवाइड करनी होती है आपको, 1000 से करेंगे या 100 से करेंगे, तो बताएंगे इसको किलो जूल में हम कितना कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, जो भी आपके इससे रिलेटेड सवाल होंगे गिब्ज मुक्त ऊर्जा से, वो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो आगे बनाएंगे, इनके सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं
एक एक टॉपिक के 4-4 5-5 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, कोई निकाय या कोई सेल जितनी ऊर्जा उपयोगी कार्य के लिए देता है वही क्या होती है, उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, ठीक है। कोई हम रासायनिक पदार्थ देते हैं या केमिकल सोल्यूशन जब हम उसमें डालते हैं तो केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी को वो 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही हम काम करते हैं, उपयोगी काम कर लेते हैं। तो गैल्वेनिक सेल इसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो उसमें जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको यूज करके सेल हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कहाँ ले जाते हैं, उपयोगी काम में ले जाते हैं। तो वही क्या हो जाती है, हमारी गिब्स मुक्त ऊर्जा। 100% नहीं दे सकता है कोई भी सेल या कोई भी आपका मशीन होगी या कोई भी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो जितना हम उसको इनपुट देंगे उतना आउटपुट वो हमको नहीं दे सकता है। तो ये 100% नहीं दे सकता है, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो जितनी हम तक पहुंचती है, क्या होती है, जितनी हम तक पहुंचती है। मान लो सेल की जो केमिकल ऊर्जा है वो मान लो अगर आपकी 10 जूल है, ठीक है, कितनी है, 10 जूल, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है आपकी 9 जूल या 8 जूल। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है 9 जूल या 8 जूल, वही क्या कहलाएगी, उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या कहलाएगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जो हमको दे रहा है, ठीक है। बाकी जो बच जाएगी वो खर्च हो जाएगी उसकी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, गिब्स मुक्त ऊर्जा आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी एनर्जी हमारी यूटिलाइज्ड होती है वही क्या कहलाती है, हमारी गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने उन साथियों तक पहुंचा दीजिए जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।